हेलो एवरीवन। तो ये एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2020 का पेपर जिसमें कल हमने 120 का क्वेश्चन किया था ये हम कर चुके। तो आज करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 121। तो देखिए, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशंस इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद द वॉल एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a. इट्स एनर्जी आइगन वैल्यू इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो प्लस माइनस ए तक जो डायग्राम में दिख रही यहाँ तक दे रखा है और इसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन दे रखे हैं जिसमें 2 हाफ सर्कल दिख रहे में। तो हमसे लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ पार्टिकल पूछिए। तो देखो पार्टिकल जो है वो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल के अंदर, दैट मीन्स पार्टिकल जो है प्लस माइनस ए दे रखे ना, इनके बीच में रह सकता है भाई, मतलब माइनस ए से प्लस ए तक, यहाँ तक इसका पोटेंशियल जीरो है, बाहर इन्फिनिटी होता है। ये कंडीशन दे दी ना इसने, तो पोटेंशियल पार्टिकल सिर्फ इनके बीच में रह सकता है, ठीक है, बाहर नहीं जा सकता। तो देखिए कैसे सोल्व करने हमें पूछिए लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। 121 का क्वेश्चन है। देखो एक तो दे रखी इसने इनफाइनाइट पोटेंशियल वॉल, इसका मतलब क्या हुआ, जो पार्टिकल है वो प्लस माइनस ए तक रह सकता है क्योंकि यहां तक जो पोटेंशियल है यहाँ वो जीरो है और बाहर का जो पोटेंशियल है वो कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा दूसरा, इसने डायग्राम में क्या दे रखे हमें, 2 हाफ लूप दे रखे हैं, 2 हाफ लूप बनने वेव फंक्शन दे रखा है। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है भी, मैं बता देती हूँ E का, वो होता है En या E फर्स्ट वाली ले लो, 0 नोट ले लो, n स्क्वायर का, ऐसे फॉर्मूला, ठीक है, n स्क्वायर E1। अगली निकालेंगे, यहाँ पे अगली निकालें, कोई अगली होती ना, यहाँ पे स्टार्टिंग की होती है ये वाली होती है लोएस्ट, ठीक है। अब इसने इसकी वैल्यू 2 पे दे रखी है, कितनी दे रखी है, E2 की वैल्यू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n की वैल्यू 2 लूप है तो 2 है। अपने से ये पूछिए, क्या पूछिए अपने को, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी बताओ। तो लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E नोट का, ये रहा En बाई एन स्क्वेयर। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है अपने को, 4, और n की 2 है तो 2 का स्क्वेयर भी 4 होता है। तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक बार मैं आंसर दिखा देती हूँ, ये इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपली ध्यान रखना है अभी आगे के लिए, एक लूप होना तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमेशा जो डिवाइड करोगे डिवाइड बाई 1 कर दो। अगर 2 लूप है तो किससे डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 4 से। मान लो 3 लूप है तो किससे डिवाइड होगा, 9 से। सिंपल एक फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। देखिए क्या, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, 12th क्लास में भी है, एटम न्यूक्लियाई वाली यूनिट में डायरेक्ट। ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस कैन डिके बाय द 2 डिफरेंट प्रोसेस, डिके हो रहा है कोई न्यूक्लियस। द हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट प्रोसेस, जो हाफ लाइफ दे रखा है फर्स्ट प्रोसेस में टो 1 है एंड सेकंड में टो 2 है। तो इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द न्यूक्लियस पूछा हमसे। तो देखो 2 चीजें होती हैं इसमें, क्या होता है, एक तो होता है हाफ लाइफ जिसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है डिके कांस्टेंट, डिके कांस्टेंट जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखना। 12th क्लास की बता रहे ना, एटम न्यूक्लियाई वाली बुक थोड़ा सा जो चैप्टर वहां देख लेना, डिके वाला न्यूक्लियाई में मिलेगा। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर डिके फास्ट हो रहा है, अगर डिके फास्ट है तो सीधी सी बात है, दिख ही रहा है, कोई डिके फास्ट होगा तो उसका जो हाफ लाइफ होगा वो शॉर्ट होगा। ये तो सोच के भी देख सकते हो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो डीके कांस्टेंट होता ना, उसका हम नेट निकालें तो वो सीधा सीधा जुड़ता है ऐसे फॉर्मूला। अब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इनकी इसकी जगह वैल्यू रख दो, ये वाली टो कैसे जुड़ेगा, 1 बाई टो। इफेक्टिव निकालेंगे तो ये 1 बाई टो 1 प्लस में 1 बाई टो 2। तो एलसीएम कितना आया, टो 1 टो 2, ये इधर जाएगा इधर, तो इसको लिख दो टो 1 प्लस टो 2। तो टो जो इफेक्टिव आया अपने पास वो इसका उल्टा करोगे तो इसका भी रेसिप्रोकल कर दो, टो 1 प्लस में टो 2। तो ये इसका आंसर आ गया। एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये वाला फर्स्ट के साथ मैच हुआ है ना,
फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हुए थे भी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कब स्टार्ट होंगे, तो देखिए मैं पहले भी बता चुकी भी कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं जो हमारे फेवर में नहीं होती, जिसकी वजह से मैंने 10-15 दिन का या ज़्यादा भी पता नहीं मतलब इतना अप्रोक्सीमेट मानो गैप ले लिया, वरना 2020 का पेपर कब का ही ख़त्म हो जाता और इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू भी हो जाते, बहुत सारे कर चुके होते। तो अब मेरी कोशिश है बिल्कुल कॉन्टिन्यूस करेंगे, हर रोज़ करेंगे, जल्दी से ये पेपर ख़त्म हो जाए। फिर 2000 हमने 24-25 वाला कर लिया, 23 का कर लिया, 21 का भी हो गया, 20 का भी हो गया, मतलब एक पेपर समझे तो मोस्टली भी उसे पता चल जाता है, माइंड मैप बन जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, बस वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे अब जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 123। 2 इमिशन लाइन है जिनकी वेवलेंथ लैम्डा और लैम्डा प्लस डेल लैम्डा दे रखी, डिफरेंस डेल लैम्डा का है दोनों के बीच में, जो कि छोटा है इससे। एंगुलर सेपरेशन डी थीटा इन द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर इज गिवन अप्रोक्सीमेटर डी स्लिट का सेपरेशन एम ऑर्डर दे रखा है, तो इसमें डी थीटा की कोई वैल्यू निकालनी भी, देखो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। थोड़ा सा जब पेपर में सोल्व करने बैठते हैं ना उस टाइम हमारा दिमाग कम काम करता है, और देखो अब इसका आंसर देख के पता लग जाता है क्या निकालना है। देखो अपने को पढ़ रखा है 12th क्लास में डबल स्लिट या सिंगल स्लिट होता है डिफ्रैक्शन वाले में, फॉर्मूला एक फॉर्मूला पढ़ रखा है सिंगल डिफ्रैक्शन वाले में, फॉर्मूला क्या जो ब्राइट फ्रिंज के लिए होता है ना, फॉर ब्राइट फ्रिंज क्या फॉर्मूला था कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा यूज करते हैं अपनी बुक में, हम प्रतीक वाली है, जैसे यहाँ पे एम मेंशन गिवन है तो एम लैम्डा ही लिखो भी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में एम गिवन है, एन की जगह ऑर्डर, तो एम ले लो। अपने को डी थीटा निकालना है, थीटा का हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला डी थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो डी थीटा कैसे निकलेगा, थीटा जब अपने पास है तो डी थीटा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो डी कॉन्स्टेंट है, डी क्या होता है, ऐसे स्लिट होती है उनके बीच का डिफरेंस डी होता है, और स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस क्या लेते हैं हम, कैपिटल डी लेते हैं, स्मॉल डी क्या लेते हैं, स्लिट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा का डी थीटा, एम कॉन्स्टेंट है, इसका हो जाएगा डी लैम्डा। तो यहाँ से अपने को डी थीटा तक पहुंचना है, तो डी थीटा की वैल्यू निकालो, इनको इधर ले जाओ, एम डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी कोस ऑफ थीटा। अब कोस थीटा वैसे तो ये आंसर आ गया डी थीटा में, बट एक बार मैं दिखा देती हूँ, इसमें कहीं भी थीटा नहीं है भी किसी में भी, तो सीधी सी बात इस कोस थीटा को हमें इलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ऊपर ये रहा फॉर्मूला, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालो, इससे साइन थीटा की क्या आ जाएगी, एम लैम्डा बाई डी, ठीक है। तो कोस थीटा चाहिए अपने को, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है रिलेशन बिटवीन कोस एंड साइन, क्या फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करो तो एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट कर दो। अब देखो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 माइनस एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई डी, बस पुट कर दो इसमें, ये वाला कोस थीटा यहाँ पुट कर दो, तो डी थीटा इज इक्वल टू आ गया अपने पास एम डी लैम्डा डिवाइडेड बाई डी इंटू में 1 माइनस एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। पेपर में बैठा तो थोड़ा शॉर्टकट लेना होता है, यहाँ समझाने के लिए कि स्टेप क्लियर हो, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से चल रहा है मेरा, देखो ये, वरना तो इसमें ही पुट कर देते सीधा ही चाहिए, ठीक है। पेपर में बैठते हैं तो शॉर्टकट लेंगे। यहाँ देखो अपने पास यहाँ डिनोमिनेटर में भी नहीं दे रखे आंसर, डी को अंदर ले जाओ तो एम डेल लैम्डा, डी को ले जाओगे तो स्क्वायर बन जाएगा, तो एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये डी अंदर जाएगा डी स्क्वायर, और इस डी से तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब अपने पास आंसर देख लेते हुए मैं एक बार, डी बाई एम में दे रखा है तो एम को और कॉमन ले लो, इनके नीचे ले जाओ तो ये बन जाएगा एम डेल लैम्डा डिवाइडेड बाई डी बाई एम का स्क्वायर, और यहाँ सिर्फ लैम्डा बच गया और इसका स्क्वायर रूट, ये आंसर दे रखा। मैं दिखा देती हूँ, सिंपल डी थीटा की वैल्यू निकालनी थी डी लैम्डा, अच्छा ये एम तो मैंने कॉमन लिया तो ऊपर वाला तो कट ही जाएगा, डी बाई एम का स्क्वायर माइनस, देखो ये एम वाला दोनों साइड एम से डिवाइड करा तभी तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इनके नीचे आएंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये इसके नीचे आ गया, ठीक है, इतना तो देख लेना भाई। तो ये अपने पास हो गया 123 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है 124। देखो एक शिप है जो ऑयल से उसको फिल कर रखा है, टोटल मास दे रखा है शिप का, इफ द डायमेंशंस ऑफ द शिप सेम डायमेंशन दे रखे भी, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज, डिटरमाइन हाउ फार द बॉटम ऑफ द शिप इज बिलो सी लेवल। भाई ये
पूछ रहा है जब सी लेवल के अंदर है कुछ शिप तो पानी के अंदर कितना है उसका कितना मीटर है वो मतलब हाइट निकालनी, पानी के अंदर कितनी डूबी हुई है शिप, ऐसे पूछा है। डेंसिटी दे रखी है सी वाटर की, तो ये जो उसका फोर्स होता है ना अपने पास बायोन्सी फोर्स, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है भाई 124 का। देखो कोई पानी में कोई चीज़ हम डालते हैं पानी के अंदर, तो जितना उसका वेट होता है ना, या फिर जितनी जगह वो पानी की घेरता है, पानी के अंदर कोई हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया और पानी के अंदर उसने अपनी जगह घेर ली, तो पानी जितनी जगह घेरेगा उतना जितना स्पेस लिया, भाई पानी का स्पेस लेके वो अंदर गया होगा पानी के अंदर, तो पानी उसके ऊपर अपोजिट में एक बायोन्सी फोर्स लगाता है। ठीक है, ये कंसेप्ट तो 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, इसका थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखो वेट होता है ना ऑब्जेक्ट का, अगर वो ग्रेटर देन हो बायोन्सी फोर्स से, क्या लिख दिया मैंने, BU होता है। अगर वेट ज्यादा है, सीधी सी बात है, वेट ऊपर से आ रही, वो वेट ज्यादा है तो डूब जाएगी, तो ये क्या होगा, नीचे डूब जाएगा पानी के अंदर। कब, जब वेट ज्यादा है। तो अगर अपने पास वेट लेस है इससे बायोन्सी फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऊपर तैरता है। वेट कम रह गया, बायोन्सी फोर्स ज्यादा है तो ऊपर तैरेगा, वेट ज्यादा है तो पानी में डूब जाएगा। बट अगर ये दोनों बराबर है, वेट और बायोन्सी फोर्स, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जहाज होता है, आधी चीज पानी के अंदर डूबी होती है और आधी बाहर होती है। ठीक है, उतना मतलब एक सरफेस स्टेबल टाइप हो जाएगा, आधा पानी में होगा आधा ऊपर होगा। कब, जब दोनों बराबर हो। तो यही बात दे रखी है। पहले क्या क्या चीजें गिवन हैं वो देख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं मैं, ऊपर कर लो प्लीज इसको थोड़ा सा। क्या क्या चीज गिवन अपने को, देखो मास दे रखा है शिप का, मास ऑफ शिप कितना दे रखा है, 10.2 10⁸ kg। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज दे रखी, मैं लिख नहीं रही, पेपर में है देख लेना। ठीक है, इसका यूज होगा, डायरेक्ट कर लेंगे। डेंसिटी दे रखी है भी अपने को, डेंसिटी ऑफ सी वाटर कितनी दे रखी है, 1020 kg/m3। देखो कंडीशन क्या है, जब वो आधा डूब रहा है आधा तैर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो डेंसिटी है, जैसे मैंने बताया दोनों की वेट और बायोन्सी फोर्स इक्वल होते हैं, तो मैं ऐसे लिख दूं मास शिप का, या डेंसिटी के फॉर्म में ले लो, चाहिए बराबर पड़ेगा भाई। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी। तो मास ऑफ शिप किसके इक्वल होगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ये अपनी थर्ड वाली कंडीशन है, सिंपल मैंने लगा दी, आधी शिप पानी के अंदर आधी तैरी, तो मास शिप का और डिस्प्लेस जितना उसने वाटर किया, दोनों चीज बराबर है, सीधी सी बात है। तो मास दे रखा है, मास कितना दे रखा है शिप का, ये बड़ा इज इक्वल टू में इसकी डेंसिटी दे रखी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ये वाली दे रखी है, इंटू में वॉल्यूम, वॉल्यूम जितना शिप पानी के अंदर है, तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो तीनों अब रख दो इसमें, 80 इंटू में हाइट, हाइट तो हमें निकालनी है, कंप्लीट हाइट दे रखी शिप की, बट उसकी हाइट तो बाहर भी है, हमें कौन सा लेना, सिर्फ पानी के अंदर वाला, हमने उसको h मान लिया, वही तो निकालने की पानी के अंदर कितना डूबा हुआ जहाज। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला भाई, h निकालने के लिए सब कुछ इसके नीचे चला जाएगा, मतलब एक कैंसिल कर दो, सॉल्यूशन कर दो इसका, 10.02 10⁸ और इनको सोल्व करोगे 2.04 10⁷ कट करो तो ये आ जाएगा 50 मीटर। खुद सोल्व करके देख लेना चाहिए, मैंने निकाला आंसर ही यही आ रहा है 50 सेंटीमीटर। दोबारा समझो, अपने पास बस 3 कंडीशन होती है, वेट ज़्यादा है डूब जाएगा, वेट कम है तैरता है, बराबर है तो आधा पानी में आधा, मतलब एक स्टेबल पोजीशन आती है। इसने स्टेबल वाली कंडीशन दी है, तो इसमें क्या होगा, मास शिप का और जो डिस्प्लेस किया वाटर बराबर रख दो, ये चीज़ गिवन है। मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर इंटू वॉल्यूम, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम मतलब लेंथ ब्रेथ और हाइट तो हमें निकालनी पड़ेगी कितना, क्योंकि कंप्लीट हाइट शिप की दे रखी है, पानी में कितना डूबा है वो निकालना है, तो बस h की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आंसर दिखा देती हूँ, ये आंसर रहेगा ये 50 मीटर बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, स्क्रीन थोड़ा सा कम कर देती हूँ। अब सही है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कार्नोट साइकिल के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है। कार्नोट साइकिल टॉपिक आता है कौन से, 11th क्लास में आता है ये, तो थोड़ा सा पढ़ भी लेना इसके बारे में। तो इसमें पूछा कौन सा नोट करेक्ट है, तो फर्स्ट ही है भाई, देखो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 100%,
सिंस द कार्नोट साइकिल इज आइडियल प्रोसेस। तो 100% किसी की भी एफिशिएंसी नहीं होती, क्योंकि अपने पास देखो एक फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का, निट्टा इज इक्वल टू 1/T2 तो ये वाली 100% कब होती है, 1 के इक्वल आए, और 1 कब होता है जब T2 इज इक्वल टू 0, मतलब सिंक का टेम्परेचर वो 0 केल्विन हो। तो ये पॉसिबल नहीं होता भाई, किसी भी उसकी अपने पास इंजन हो या कुछ भी 100% एफिशिएंट नहीं होता, कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। तो ये इनकरेक्ट है। सेकंड देख लेते हैं एक बार, कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए 2 आइसोथर्मल प्रोसेस 2 एडियाबेटिक। तो बिल्कुल सही है भाई, कार्नोट साइकिल के अंदर 4 प्रोसेस होते हैं, 2 आइसोथर्मल के जिसमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, एडियाबेटिक कंप्रेशन होता है। तो 4 ऑप्शन इसके सेकंड ऑप्शन सही है, 4 प्रोसेस होते हैं। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ ए 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी आया सही है, एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब जिसमें कांस्टेंट एंट्रोपी हो। ठीक है, तो कांस्टेंट एंट्रोपी होती है। कांस्टेंट एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, देखो कांस्टेंट एंट्रोपी कब होती है, जब लिख देते हैं यहाँ पे, जब एडियाबेटिक प्लस में रिवर्सिबल प्रोसेस हो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी। कांस्टेंट एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी क्या होता है, जो डिसऑर्डर को मेजर करे। एडियाबेटिक प्रोसेस हो जिसमें हीट का लॉस नहीं होता। देखो आइसोथर्मल क्या होता है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो। एडियाबेटिक क्या होता है, जिसमें हीट कांस्टेंट हो, ना हीट बाहर जा सकती ना बाहर से अंदर आ सकती। तो एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल होता है, अपनी जगह आ जाए, हीट का भी लॉस नहीं और वापस घूम के वहीं आ जाए, मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, कुछ भी डिसऑर्डर नहीं हुआ। तो वहीं थोड़ा सा घुमा के, एक्चुअल में ये ऑप्शन और ये सेम ही है, थोड़ा सा घुमा दिया इसने इसको, बस इसका नाम ये रख दिया। कांस्टेंट एंट्रोपी होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, एडियाबेटिक है। 4 देखो, एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल डिपेंड स्लोली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द 2 थर्मल रिजर्वायर। तो बिल्कुल होता है, ये मैंने लिखा भी, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है इसकी जो एफिशिएंसी होती है। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन, कोई भी कार्नोट साइकिल है वो 100% एफिशिएंट तभी होगा जब T2 0 केल्विन पे हो, और ये तो रखते नहीं, तो मतलब कुछ ना कुछ लॉस होता है, तो 100% एफिशिएंसी नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट। इसने क्या बताया, इफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ द AM वेव इज V मैक्स और V मिनिमम दे रखा है, तो मॉड्यूलेशन फैक्टर निकालना। हम देखो मॉड्यूलेशन फैक्टर क्या बताता है कि जो सिग्नल है वो कितना स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेट हो रहा है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मैक्स में से मिनिमम है ऊपर माइनस और नीचे प्लस। इसका तो मैं क्या बताऊँ, पूरा प्रूफ है ये एक बार, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख लेना। कोई भी मॉड्यूलेटेड फैक्टर है वो क्या बताता है कि सिग्नल कितना स्ट्रॉन्ग मॉड्यूलेट हुआ है। नेक्स्ट पेज आ गया अपना, ये क्वेश्चन देखो, ए लॉन्ग सिलेंडर विसल हैविंग लीनियर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन अल्फा है, फिल विद ए लिक्विड अप टू सर्टेन लेवल तक उसको फिल कर दिया। ऑन हीटिंग, जब उसको हीट किया गया, इट इज ऑब्जर्व दैट द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द सिलेंडर रिमेन सेम। देखो पानी था उसमें, कुछ भी पानी क्या लो, लिक्विड कुछ भी ले लो, लिक्विड डाल रखा है सिलेंडर वाले टाइप में, कोई पतीला है जैसे, उसको हीट किया, हीट करने के बाद भी ये करे पानी का लेवल वहीं रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझे, हीट करने से जो पतीला है, जो उसका जो सिलेंडर दे रखा वो एक्सपेंड होगा, थोड़ा फैलेगा, और पानी का लेवल तो फिर कम होना था, पानी वही है। इसका मतलब पानी जो लिक्विड है, पानी क्या लिक्विड, वो भी एक्सपेंड हुआ होगा। सीधी सी बात है, जितना अपने पास सिलेंडर एक्सपेंड हुआ उतना ही लिक्विड भी एक्सपेंड हुआ है, इसलिए आफ्टर हीटिंग भी दोनों का लेवल सेम है। बस ये बात समझने वाली थी इसमें। द वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड मस्ट बी, वॉल्यूम कोफिशिएंट पूछा है लिक्विड का, मतलब बीटा की वैल्यू पूछी। देखो कैसे, ये भी 11th क्लास में आ जाता है, 128 क्वेश्चन है। देखो 11th क्लास का टॉपिक है जिसमें अल्फा बीटा गामा एक्सपेंशन होता है। अल्फा किसके लिए लेते हैं हम, लीनियर के लिए। जैसे एक रोड है, गर्म किया बढ़ गई, लेंथ वाइज कोई चीज़ बढ़े, ये एरिया वाइज कोई चीज़ एक्सपेंड हो, ये कोई वॉल्यूम वाइज कोई चीज़ एक्सपेंड हो आफ्टर हीटिंग। हीटिंग करते हैं कोई चीज़ तब वो बढ़ जाती है भी, पता ही होगा। तो इसलिए रेलवे लाइन है जैसे, उनके बीच में गैप रखते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, ताकि गर्मियों में वो बढ़े, एक्सपेंड हो, तो मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। ठीक है, अब इसने क्या बताया, हीटिंग के बाद भी जो सिलेंडर है वो भी एक्सपेंड हुआ, और जो वाटर उसमें लिक्विड डाल रखे है वो भी एक्सपेंड हुआ होगा, तभी जो दोनों का लेवल है आफ्टर हीटिंग वो क्या रहा, सेम रहा। तो एक चीज याद रखो इसमें, यहाँ पे लिख देती हूँ, जो लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ
लिक्विड का एक्सपेंशन वो किसके इक्वल हुआ होगा, कंटेनर जो दे रखा, कंटेनर का एक्सपेंशन बराबर है, ये बात तो गिवन है, हमने कुछ नहीं माना भी लिक्विड भी उतना ही एक्सपेंड हुआ जितना कंटेनर एक्सपेंड हुआ, तभी तो लेवल सेम रहा। बस इन दोनों का यूज करना, हमें निकालना क्या है, बीटा की वैल्यू लिक्विड के लिए, ठीक है, जो कि ये है, और लिक्विड का कंटेनर के लिए क्या यूज करते हैं, हमें गामा, गामा यूज करते हैं, लिख ही दो चाहे कंटेनर, दोनों बराबर हैं। इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा फॉर्म में निकालनी है। तो देखो आपस में तीनों के बीच में रिलेशन होता है, क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, बीटा इज इक्वल टू होता है 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू होता है 3 अल्फा। तो गामा की वैल्यू कितनी होती है, 3 अल्फा, बीटा की में निकालनी, सीधा सीधा आंसर पता है। देखो चंद मिनटों का क्वेश्चन था ये, मैं दिखा देती हूँ, इसका आंसर 3 अल्फा आएगा। दोबारा समझो, दोनों का एक्सपेंशन बराबर रखा हमने, ये चीज हमसे पूछी है, इसके हमें पता है गामा होता है, बट गामा में आंसर नहीं है, फिर हमें अल्फा में आंसर है, तो हमें पता है गामा और बीटा होते हैं वो अल्फा के फॉर्म में इस तरह से रिलेट करते हैं भी, ठीक है। तो गामा की जगह बस 3 अल्फा निकाल दिया, बीटा लिक्विड का हमसे पूछा गया है, वो इसके लिए पूछा गया ना, लिक्विड के लिए। देखो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, लिक्विड का पूछा है तो बीटा वाला पूछा है, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी भी जुड़े रहें, बहुत जल्द ये बस 2020 का पेपर करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिक के साथ कोशिश करेंगे। एक ट्रिक तो अपने आप बन जाती है, जब चीज़ें मतलब रूटीन में आती हैं, प्रैक्टिस करते हो तो ट्रिक अपने आप दिमाग चल जाता है, भाई ये ऐसे शॉर्टकट में सोल्व होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स करेंगे, रिवाइज करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं वो भी करेंगे जरूर। तो थोड़ा सा बने रहे धैर्य के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बता दें अपनी कोई भी राय हो। थैंक यू।